आज हम हमारे इंग्लिश की किताब की तीसरी नज़म 2.3 द इंच के प्रॉक में इस्तेमाल किए गए पोइटिक डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच की स्टडी करने जा रहे हैं। पहली लाइन देखिए, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। इसमें देखिए नो स्टर ये अल्फाज रिपीट हुआ है, तो अल्फाज रिपीट होने की वजह से ये रिपीटेशन है। यानी जब वर्ड्स रिपीट होते हैं तो तब उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। उस पोइटिक डिवाइस को क्या कहते हैं हम? रिपीटेशन कहते हैं। यानी जब वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उस पोइटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। अगली लाइन देखिए, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। इस लाइन के अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच है, वो कैसे क्या देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड श, शिप, कॉन्सोनेंट साउंड श दो बार रिपीट हुआ है। देखिए वो कैसे क्या देखिए, ये शिप, शिप इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है और शी इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड श दो बार रिपीट हुआ है। शिप की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है और शी की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड श दो बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। और कौन सी दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें देखिए, जो शिप है, जो शिप है यानी जो पानी का जहाज़ है, उसको इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? देखिए सॉरी, डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? देखिए शिप को, पानी के जहाज़ को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? पानी के जहाज़ को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? पानी के जहाज़ को, शिप को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? शी से कंपेयर किया गया। किससे कंपेयर किया गया है? शी से कंपेयर किया गया। तो यानी पानी के जहाज़ को क्या माना गया है? पानी के जहाज़ को क्या माना गया है? पानी के जहाज़ को क्या माना गया है? पानी के जहाज़ को शी माना गया है। पानी के जहाज़ को क्या माना गया है? शी माना गया है। तो पानी के जहाज़ को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? शी से कंपेयर किया गया है। और ये डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया गया है। और हमें ये मालूम है कि जब कंपैरिजन करने के लिए लाइक, एज, सो इसमें से किसी एक अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया जाता है तब उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। और जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को, उस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सिमिली। तो यहाँ पर क्या है? सिमिली है। क्या है यहाँ पर? सिमिली है। और अगर गौर से देखें हम तो तीसरी और एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर मिल जाएंगी हमको। देखिए वो कैसे क्या देखिए, शिप जो है, शिप यानी पानी का जहाज़ बेजान है, शिप यानी पानी का जहाज़ बेजान है। और शी जानदार है, शी जानदार है। पानी का जहाज़, शिप पानी का जहाज़ बेजान है और शिप जो है, शिप जो है, शिप पानी का जहाज़, शिप पानी का जहाज़ बेजान है और शी जो है जानदार है, शी जानदार है। तो पानी के जहाज़ को शी माना गया है, पानी के जहाज़ को क्या माना गया है? इंसान माना गया है। यानी पानी के जहाज़ को, पानी के जहाज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। पानी के जहाज़ को, पानी का जहाज़ जो बेजान है, पानी का जहाज़ जो बेजान है, ऑब्जेक्ट है, पानी का जहाज़ एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग है, तो उसको क्या माना गया है? एक इंसान माना गया है, ह्यूमन बीइंग माना गया है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये पर्सोनिफिकेशन भी है। तो पर्सोनिफिकेशन हम कहाँ कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है कि जब किसी बेजान चीज़ को, जब किसी बेजान चीज़ को इंसानी क्वालिटीज़ दी जाती है, जब किसी बेजान चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है, जब किसी बेजान चीज़ को, जब किसी बेजान चीज़ को, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को, जब किसी बेजान चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, जब किसी बेजान चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ बेजान चीज़ क्या है? बेजान चीज़ है शिप। बेजान चीज़ क्या है? शिप है, पानी का जहाज़ है। और पानी के जहाज़ को कौन सी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है? उसे शी माना गया है। पानी के जहाज़ को क्या माना गया है? शी माना गया है। तो मतलब
जो पानी का जहाज यानी शिप, उसको क्या माना गया है? इंसान माना गया है। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। मतलब इस एक सेंटेंस के अंदर, इस एक लाइन के अंदर कितने फिगर ऑफ स्पीच है? 3 है। कितने हैं? 3 है। यानी हमें हमें ये यहाँ पर स्टडी करने के बाद मालूम पड़ा है कि किसी एक सेंटेंस के अंदर, किसी एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच मौजूद रह सकते हैं। एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच मौजूद रह सकते हैं। तो हमको इस एक लाइन में कितने फिगर ऑफ स्पीच मिले? 3 फिगर ऑफ स्पीच मिले। यानी पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर 2 फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पर 2 फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि कितने पोइटिक डिवाइस हैं यहाँ पर? 2 पोइटिक डिवाइस। यहाँ पर दो पोइटिक डिवाइसेस से लग रहे थे पहले यहाँ पर, लेकिन यहाँ 2 पोइटिक डिवाइसेस नहीं बल्कि 3 है। वो कैसे क्या? देखिए एक बार हम और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी गौर से देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो शिप का श और शिप में शिप जो है, शिप इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है, और शी इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड श 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। और दूसरी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? शिप को किससे कंपेयर किया गया है? डायरेक्टली। शिप को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? शिप को डायरेक्टली पानी के जहाज को किससे कंपेयर किया गया है? डायरेक्टली शी से कंपेयर किया गया है। और कंपैरिजन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया? एज। तो ये क्या है? सिमिली भी है। और तीसरी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी इसमें? कि शिप यानी जो पानी का जहाज है, जो बेजान है, उसको क्या माना गया है? उसको माना गया है शी माना गया है, उसको जानदार माना गया है। पानी का जहाज जो बेजान है उसको जानदार माना गया है, शी माना गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन भी है। तीसरी लाइन देखिए, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। तो इसमें देखिए हर की शुरुआत हर इस अल्फाज की शुरुआत ह से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है। और हेवन इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है। हर की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है, हेवन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट स्टांजा पे आइए। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक। इसमें देखिए साइन इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, और साउंड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है, तो क्या है? एलिट्रेशन है। हमें एक बात अच्छे से याद रखना है कि इस नज़म के अंदर द इंच के प्रॉक, इस नज़म के अंदर 2.3 द इंच के प्रॉक, इस नज़म के अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी एलिट्रेशन इस फिगर ऑफ स्पीच का, इस पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल बार बार हुआ है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड साइन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, साउंड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड 2 बार रिपीट होने की वजह से क्या है? ये एलिट्रेशन है। अगले लाइन की तरफ आइए, देखिए पढ़ा जा रहा है, सो लिटल दे रोज सो लिटल दे फेल। तो इसमें ध्यान से देखिए, सो लिटल ये अल्फाज रिपीट हुआ है। सो लिटल ये वर्ड्स रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेशन है। इसमें और एक फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए ध्यान से। इसमें देखिए रोज यानी ऊंचा उठना, और फेल मतलब नीचे गिरना। रोज यानी ऊंचा उठना, और फेल मतलब नीचे गिरना। यानी रोज और फेल यानी 2 अपोजिट वर्ड्स बताए गए यहाँ पर। रोज मतलब ऊंचा उठना, ऊपर जाना, और फेल मतलब नीचे गिरना। तो यहाँ पर 2 अपोजिट वर्ड्स बताए गए हैं, 2 अपोजिट वर्ड्स बताए गए। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर जुमले के 2 हिस्से बनाए जाते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर जुमले के 2 हिस्से बनाए जाते हैं और वो दोनों हिस्सों में 2 अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान से सुनिए,
कि अगर किसी एक जुमले के दो हिस्से बनाए जाते हैं और उन दो हिस्सों में दो अपोजिट वर्ड अगर इस्तेमाल किया जाता है, जुमले के एक जुमले के दो हिस्से बनाए जाते हैं, अगर एक जुमले के दो हिस्से बनाए जाते हैं, अगर एक जुमले के दो हिस्से बनाए जाते हैं और उन दो हिस्सों में दो अपोजिट वर्ड्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है, तब वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की जाती है? एंटीथेसिस। तब वहाँ कौन सी फिगर ऑफ इस्तेमाल की जाती है? तब उसको कौन से पोएटिक डिवाइस कहते हैं हम? तब उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। देखिए, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए कि जब कोई एक जुमला होता है और उस जुमले के दो हिस्से बनाए जाते हैं, एक जुमला होता है और उसके दो हिस्से बनाए जाते हैं, जिसे पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी मसावी स्ट्रक्चर। यानी जब किसी एक जुमले को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स में तकसीम किया जाता है और उस जुमले के दोनों हिस्सों में अपोजिट वर्ड अगर इस्तेमाल किए जाते हैं, तब इस किस्म के अपोजिट वर्ड को इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीथेसिस। अब देखिए, यहाँ पर जुमले के दो हिस्से कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, दो मसावी हिस्से कौन से हैं यहाँ पर? देखिए, सो लिटल दे रोज, ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, और सो लिटल दे फेल, ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। सो लिटल दे रोज ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, और सो लिटल दे फेल ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। होगा, यानी दो पैरेलल स्ट्रक्चर आ गए। और दो अपोजिट वर्ड कौन से आए? एक है रोज यानी ऊंचा उठना, और ऊंचा उठना, और फेल मतलब नीचे जाना। यानी दो अपोजिट वर्ड्स आ गए यहाँ पर, यानी दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स भी आए और दो अपोजिट वर्ड्स भी आए, तो यहाँ पर दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स भी है, दो मसावी स्ट्रक्चर्स भी है, जुमले के दो मसावी स्ट्रक्चर्स भी है और दो अपोजिट वर्ड्स भी है। तो जहाँ पर दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब जुमले के दो पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब जुमले के दो मसावी स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन जुमले के दो मसावी स्ट्रक्चर्स में दो अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तब हम उसे कौन सी पोएटिक डिवाइस कहते हैं? तब हम उसे एंटीथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर एंटीथेसिस है, वो कैसे कहते हैं कि फिर से और एक बार रिपीट किया जा रहा है कि यहाँ पर सो लिटल दे रोज ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, एक मसावी स्ट्रक्चर है, और सो लिटल दे फेल ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मतलब दो पैरेलल स्ट्रक्चर है और दो मसावी स्ट्रक्चर है, और इसमें दो अपोजिट वर्ड्स कौन से हैं? देखिए, एक है रोज यानी ऊंचा उठना, ये देखिए, रोज यानी ऊंचा उठना, ऊपर जाना, और फेल मतलब नीचे जाना, नीचे गिरना। तो ये अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ये क्या है? एंटीथेसिस। अगले स्टांजा की तरफ चलिए। Had placed that bell on the Inchcape rock, on a boy in the storm it floated and swung। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन को गौर से देखिए, ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड swung। तो इस लाइन के अंदर जो है इन्वर्जन का इस्तेमाल किया गया है। कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया? कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया? इन्वर्जन। और इन्वर्जन में क्या होता है हमें मालूम है कि इन्वर्जन में ये होता है कि नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है। नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। और नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर उसे कहते हैं कि जहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर में क्या होता है कि जुमले की शुरुआत किससे होती है? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर में जुमले की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, उसके बाद आता है वर्ब, और उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये है नॉर्मल प्रोज ऑर्डर। लेकिन नज़मों के अंदर क्या होता है? पोइट्री के अंदर इस नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। और क्यों बिगाड़ दिया जाता है? क्यों चेंज किया जाता है? नज़मों को पावरफुल बनाने के लिए, नज़मों के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो
देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए इट, अब इट असल में शुरू में आना चाहिए था। इट क्या है? सब्जेक्ट है। इट क्या है? सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसने जुमले के शुरू में आना चाहिए था, लेकिन ये इट जुमले के शुरू में आया क्या? नहीं आया। कहाँ आया? बीच में आया। फ्लोटेड एंड संग, ये क्या है? फ्लोटेड एंड संग, फ्लोटेड एंड संग ये वर्ब है। इट क्या है? सब्जेक्ट है। इट क्या है? सब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट है और फ्लोटेड एंड सॉन्ग क्या है? वर्ब है। तो अब वर्ब सबसे आखिर में आएगा। ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जुमले का बचा हुआ हिस्सा। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को बिगाड़ दिया गया है कि नहीं? कैसे? मतलब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट शुरू में आना चाहिए था, तो सब्जेक्ट शुरू में नहीं आया, सब्जेक्ट बीच में आ गया, अब वर्ब आखिर में आ गया। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, जुमले का आखिरी हिस्सा जो जनरली आखिर में आता है, तो यहाँ शुरू में आ गया। तो यहाँ पर जो है इस जो है नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को बिगाड़ दिया गया है। तो नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को क्यों बिगाड़ दिया गया? क्योंकि इस जो पोएम को पावरफुल बनाने के लिए, पोएम को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से होगा? देखिए ध्यान से। इट फ्लोटेड एंड swung ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म। मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ, इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से रहेगा? इट फ्लोटेड एंड swung ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म। इसलिए नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को यहाँ बिगाड़ दिया गया है, नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इन्वर्जन है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इन्वर्जन है। यहाँ पर आखिरी लाइन देखिए, यहाँ पर स्टांजा की आखिरी लाइन यहाँ पर देखिए, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। देखिए वेव्स की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है और वार्निंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। क्या है ये? एलिट्रेशन।